बाघों की तलाश का यह सफर बेहद रोमांचित करने वाला था। हमें गेट पर ही बता दिया गया था कि गाड़ी से नीचे उतरने की सख्त मनाही है। यह हिदायत इस बात को समझने के लिए काफी थी कि आदमी और बाघ के रिश्तों में अब कितनी कड़वाहट आ चुकी है। भट्ट जी, आपसे रिक्वेस्ट है, Dikala place is from this gate 31 km inside, and no horn, no music, no smoking, and do not litter and do not get on the way. And before leave at Dikala reception and take the clearance certificate compulsory. Okay. And area of the Dikala zone 520.82 square kilometer area, and so see the wild animals, maybe or luck, maybe a chance. पहले दिन हम निकल पड़े ढिकाला के लिए। सुनसान रास्तों पर हम चौकन्नी निगाहों से आगे बढ़ रहे थे। बाघ की तलाश में हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हमें बताया गया है कि बाघ का दिखना ये किस्मत का खेल होता है, लेकिन हम निकल चुके हैं ढिकाला की तरफ, जहां हमारी कोशिश होगी बाघों को तलाशना और उनके संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ये देश के सामने लाने का। कुछ दूर चलने पर हमारी नजर पड़ी फॉरेस्ट गार्ड पर। हमने उससे बाघ के बारे में जानने की कोशिश की। भाई साहब, आपका नाम और क्या काम है बेसिकली? हमारा नाम मिस्टर संतोष डांगी जी। वन जंतु हैं यहाँ पे, उनकी रक्षा करना हमारा कार्य है। जितना भी यहाँ का पूरा एरिया इसकी गश्त करते हैं हम, सामूहिक गश्त होती है हमारी। इसमें जो फौजी के वो जवान भी होते हैं, उनके साथ गश्त होती है यहाँ पे हमारी। रास्ते भर किस्म किस्म के वन्यजीव दिख रहे थे, मगर हमारी मंजिल का कोई अता पता नहीं था। इन वन्यजीवों का इस तरह बेखौफ विचरना इस बात का संकेत था कि आसपास कोई बाघ नहीं है। आखिरकार पूरे 4 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे ढिकाला। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। जंगल में घूमने का समय खत्म हो चुका था, लिहाजा हम अगले दिन की रणनीति बनाने में जुट गए। दूसरे दिन हम बाघ की तलाश में 5 बजे ही निकल पड़े। हमारे गाइड ने बताया कि वह हमें सामने रोड की तरफ ले जा रहा है। वह बाघ दिखने की संभावना ज्यादा है। हम दूसरे दिन सुबह सुबह निकल चुके हैं बाघ की तलाश में। हमें ये बताया गया है कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाघ ज़्यादा साइटिंग करते हैं, लिहाजा हमारी कोशिश रहेगी आज बाघ ढूंढने की। मेरे साथ जो गाइड हमें करेंगे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उपाध्याय साहब मेरे साथ मौजूद है। उपाध्याय जी, हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ साइटिंग की ज़्यादा चांसेस हैं? अभी सर हम फर्स्ट ये सामर रोड पे जा रहे हैं। इसमें भी कई बार बहुत अच्छे टाइगर साइटिंग हुई, क्योंकि लेफ्ट में रामगंगा रिवर है और वो एनिमल का वाटर ड्रिंक के लिए कई बार क्रॉसिंग पॉइंट है, तो अच्छे चांस रहते हैं। उसके बाद हम राम सिंह जाएंगे, वहाँ भी अच्छे चांस हो सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा मौसम भी एक्चुअली बारिश का हो रहा है, तो इस टाइम में एक्चुअली टाइगर कई बार शेल्टर वाले एरिया बुशेज में, अंडर बुशेज में बैठे होते हैं, तो कई बार थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन देख रहे हैं क्या होता है। ये नेचुरल फॉरेस्ट है, चांस होगा तो आपको कभी भी यहाँ टाइगर दिख सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक अभी उससे बात ही चल रही थी कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। कुछ ही दूर पर गाइड ने रुकने के लिए कहा। ये पगमार्क देखकर ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि बाघ गुजरा यहीं से है, तो इस संभावना को बल मिलता है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि आज बाघ हमें दिखे। और ये पगमार्क हमें आगे की रास्ते की ओर ले जा रहे हैं और हम इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि
टाइगर किस तरफ की ओर गया, किस दिशा की ओर गया है। इन पगमार्कों की दिशा में हम आगे बढ़े, मगर ये कुछ दूरी तक ही दिखे, आगे कोई निशान नहीं थे। बाघ दाईं तरफ गया था या बाईं तरफ, कुछ पता नहीं था। हमने तलाश जारी रखी। कुछ दूर चलते ही हमें दिखी रामगंगा। इस नदी को यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, मगर पिछले साल की रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने यहाँ का नक्शा ही बदल डाला है। जगह जगह भूमि कटाव और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, इन्हीं बीहड़ों से रास्ता बनाते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। कुछ ही दूर चलने पर दिखा एक विशाल ग्रासलैंड। स्थानीय भाषा में इसे चौड़ कहते हैं। इन्हीं चौड़ों में शाकाहारी वन्यजीव चरने आते हैं और इनकी टोह में आते हैं बाघ। ढिकाला चौड़ कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे बड़ा चौड़ है। नजर फिराई तो हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखा। यह झुंड पेट पूजा में मस्त था। इस झुंड में कई छोटे छोटे बच्चे भी थे, मगर हमारा कैमरा उस बच्चे पर फोकस था जो झुंड के बाकी सदस्यों के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। घास ऊंची थी, हमें उसकी तकलीफ का पता नहीं था। उस झुंड ने जब रास्ता पार किया तो हमने देखा उसका पैर बुरी तरह जख्मी था। हमें लगा कि उसे बाघ ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की होगी। दूसरे दिन भी बाघ की तलाश में हमने जंगल का कोना कोना छान मारा। बाघ का कहीं नामो निशान नहीं मिला। जंगल एकदम शांत था। पशु पक्षियों में कहीं कोई हलचल नहीं थी। इधर सूरज अपनी किरणें समेट रहा था। वह पर्वतों की गोद में समाने ही वाला था। यह बाघ की खोज के अभियान को आज यही रोकने का इशारा था। तीसरे दिन भी बाघ की तलाश में हम सुबह ही निकल पड़े। पहले सांबर रोड, फिर राम सिंह रोड और फिर रामगंगा नदी। रास्ते में बाघ के पगमार्क साफ देखे जा सकते थे, मगर जंगल में सन्नाटा पसरा था। किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। दरअसल बाघ जब सुबह अपने इलाके में चहलकदमी करता है तो जंगली जीवों में कोहराम मच जाता है। पेड़ों पर बैठे परिंदे, बंदर और लंगूर सबसे पहले उसे देखते हैं। वे दूसरे जीवों को चेताने के लिए भीति संकेत देते हैं। यह खतरे की चेतावनी होती है। इस चेतावनी से सबसे पहले चीतल और सांबर चौंकते हैं, क्योंकि ये बाघों के प्रिय शिकार हैं। बहरहाल हमारी खोज का सफर जारी था। रास्ते के किनारे पर एक दुर्लभ नजारा दिखा। एक कछुआ मधुमक्खियों के छत्ते से शहद का लुत्फ उठा रहा था। थोड़ा आगे चले तो सन्न रह गए। एक विशाल दंतैल तस्कर रास्ता रोके खड़ा था। इसे इक्कड़ हाथी भी कहते हैं।
या झुंड से अलग रहता है या इतना बिगड़ैल होता है कि हाथी इसे अपने झुंड से बाहर खदेड़ देते हैं या बेहद आक्रामक होता है। अब हमने बाघ की तलाश का ठिकाना बदला। हमें बताया गया कि बिजरानी में बाघ के दिखने की ज्यादा संभावना है। बहरहाल हमारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बिजरानी के लिए रवाना हुए। जंगल के रोमांचक सफर की अलग ही दिक्कतें होती है। यहाँ तो हल्की सी बरसात से भी नदियों में पानी का बहाव तेज हो जाता है। नदी को पार करने में पर्यटकों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बिजरानी पहुंचने तक शाम ढलने लगी थी। नियम के मुताबिक हम 7 बजे के बाद जंगल की तरफ रुख नहीं कर सकते थे। बहरहाल अब हमारी सारी उम्मीदें चौथे दिन पर टिकी थीं। चौथे दिन का हमारा सफर शुरू हो चुका था। अब बाघ की तलाश में तड़के ही निकल पड़े थे। रात को जंगल में मचे शोर ने यह संकेत दिया था कि बाघ इस जंगल में मौजूद है। कुछ ही दूर चलने पर हमें वन्य जीवों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें लगा कि अब हमारी मंजिल करीब है, बाघ यहीं कहीं है। हम चौकन्ने थे। चीतलों में अजीब सी बेचैनी देखी जा सकती थी। वे बदहवास थे। जंगल के अपने अनुभवों से वे जानते थे कि बाघ के निशाने पर वही हैं। इस बीच हमारे गाइड ने हमें आगाह किया कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम जानलेवा साबित हो सकता है। बाघ कभी घूरता तो कभी गुर्राता। लगभग 1 घंटे की चहलकदमी के बाद वह बीच रास्ते पर बैठ गया। उसकी नारंगी देह पर काली धारियां और चमकती हुई आंखें उसे एक तेजस्वी जीव बना देते हैं, मानो आग की लपटें उठ रही हों। तभी हमें एहसास हुआ कि जंगल में बाघ की कितनी अहमियत है। वह जंगल के इस रूपहले पर्दे का सुपरस्टार है। टाइगर है वो जंगल की स्पिरिट है। उसकी मेयर प्रेजेंस आपको एक थ्रिल देती है और उसको देखने से आपको ऐसा महसूस होता है कि जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे आप गूंगे आदमी से कहें कि तुमको मीठा फल खिलाता हूँ तो बताओ ये कैसा लगा, तो कुछ वैसा ही स्टेटस टाइगर का है। वो जंगल की स्पिरिट है। जब आता है जंगल में तो उससे पूरा जो इलाका है वो एक तरीके से वाइब्रेट होने लगता है। तो एक तो उसका ये एस्पेक्ट है, और दूसरा जो आप इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फूड चेन के टॉप पर बैठा हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल है। अगर वो किसी फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड है, किसी फॉरेस्ट में फ्लरिश कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि डाउन द चेन जितनी भी अदर स्पीशीज़ हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो रहा है और हैबिटेट का भी प्रोटेक्शन हो रहा है। क्योंकि बिना इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किए हुए आप टाइगर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी एक झलक पाने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया था। जब ज्यादा हो हल्ला होने लगा तो बाघ वहां से दूसरी तरफ
निकल गया। इधर नजर घुमाई तो पास में एक बाघिन नजर आई। झाड़ियों के बीच से चमकती उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो वह हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। बहरहाल हम अपनी तलाश की कामयाबी पर खुश थे। देर से ही सही मगर हम बाघ को ढूंढने में कामयाब रहे थे। पांचवें दिन हम फिर उसी जगह पहुंचे मगर जंगल बिल्कुल शांत था। कहीं कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा दो ही वजहों से होता है, या तो बाघ आराम फरमाने में मस्त है या फिर शिकार खाने में व्यस्त। बाघ को आराम करने के लिए बिल्कुल वीरान